बात होगी वक्फ कानून के तेज होते विरोध की। बिहार एनडीए में मचे बवाल की। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केरल के राज्यपाल के बड़े बयान को, कर्नाटक में ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने की तैयारी को, जानेंगे शिंदे ने अमित शाह से क्यों की अजीत पवार की शिकायत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, नेशनल हेराल्ड के बहाने कांग्रेस की संपत्तियां कब्जाना चाहती है बीजेपी, कहा देश में नहीं बचा है रूल ऑफ लॉ। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, 19 और 20 अप्रैल को बिहार दौरे पर होंगे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 19 को बक्सर तो 20 को पटना का करेंगे दौरा। डीप फेक वीडियोस को लेकर अखिलेश यादव का बयान, कहा विपक्ष को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने बनवाए डीप फेक वीडियोस, अगर मिली भगत ना होती तो आज डीप जेल में होते डीप फेक वाले। मुर्शिदाबाद हिंसा पर टीएमसी विधायक मदन मित्रा बोले, सांप्रदायिक टकराव के लिए मोदी, योगी और शाह जिम्मेदार, वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन कानून का देश भर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। मुस्लिम संगठन तो खुलकर इसका विरोध कर ही रहे हैं, विपक्षी दलों का भी उन्हें समर्थन मिला हुआ है। कई राज्यों में वक्फ विरोधी प्रदर्शन के चलते बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में मुस्लिम संगठनों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें विरोध प्रदर्शन की आगे की रणनीति तैयार की गई। देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन पर बने नए कानून के खिलाफ मुस्लिमों ने विरोध करने का ऐलान तो किया ही है, साथ ही ये भी जाहिर कर दिया है कि विरोध बिल्कुल गांधी जी के बताए रास्ते पर ही होगा और चाहे कितनी गोलियां चले, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। जमीयत उलमा हिंद के इस ऐलान से अब बीजेपी की पोल खुल गई है, जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए मुस्लिमों पर उंगली उठाई। वहीं जमीयत ने ये भी बता दिया है कि वक्फ संशोधन कानून केवल बिल्डरों के फायदे के लिए है, देश के फायदे के लिए नहीं। इस बारे में जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा, न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। वहीं जमीयत के सचिव नियाज फारूकी ने कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं होगी। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ी घोषणा की है। ओवैसी ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ 19 अप्रैल को हैदराबाद में एक विरोध जनसभा आयोजित की जा रही है। इस विरोध जनसभा में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े मुस्लिम संगठन हिस्सा लेंगे। तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा, बल्कि इस कानून के तहत कार्रवाई भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में 30 साल पुराने मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया। इस कानून के लागू होते ही MP बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इस मदरसे को अवैध बताते हुए शिकायत की, जिसके बाद नोटिस भेजा गया और अब ये एक्शन सामने आया है। इस घटना की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब मदरसा 30 साल से वहां था तो कार्रवाई कानून लागू होने के बाद क्यों हुई। कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन थमते नहीं दिखाई दे रही हैं और इसका असर बीजेपी के सहयोगियों पर भी दिखाई दे रहा है, खास तौर पर बिहार में, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही एनडीए के अंदर टकराव तेज होता जा रहा है और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि एनडीए चुनाव से पहले टूट सकता है। बिहार में 5-6 महीने में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव को लेकर महागठबंधन में जहां सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है, जल्दी ही इसका ऐलान भी हो जाएगा, तो एनडीए में इसे लेकर जमकर टकराव हो रहा है। जीतन राम मांझी ने तो एक बार फिर से 40 सीटों पर लड़ने का दावा कर दिया है। इसके साथ ही पूर्णिया जिले की कसवा सीट पर उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया है, जिससे एनडीए के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस सीट पर जेडीयू की भी नजर बनी हुई थी। इसे लेकर एनडीए की बैठक में भी टकराव दिखाई दिया। बिहार बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बीजेपी को चेतावनी दे दी कि अगर नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो इसका एनडीए को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा। जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एनडीए को नीतीश के नाम का ऐलान करना ही होगा। जेडीयू के सख्त तेवरों को देखते हुए बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जरूर ये कह दिया कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन उनकी सीएम उम्मीदवारी पर अभी तक बीजेपी हाईकमान ने मुहर नहीं लगाई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनडीए की बैठक पटना में बुलाई गई थी और नीतीश कुमार ने इस बैठक से भी किनारा कर लिया। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के तेवर भी सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार पर भी तंज कस रहे हैं। साफ है, बिहार में चुनाव से पहले ही एनडीए बिखरता दिख रहा है। बिहार में एनडीए में टूट के लगातार चर्चा हो रही है।
तो सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला भी काफी चर्चा में बना हुआ है। किसी भी राज्य सरकार के बिल को पास करने या लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को ही डेडलाइन दे दी है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर एक तरफ जहां उम्मीद जताई जा रही है कि इससे सरकार को लोगों के हित में काम करने में आसानी होगी, तो वहीं कोर्ट के इस फैसले पर केरल के राज्यपाल ने सख्त आपत्ति जताई है। तो क्या कुछ कहा केरल के राज्यपाल ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी सामने आई। सर्वोच्च अदालत ने पहली बार राष्ट्रपति को भी समय सीमा में बांध दिया। राज्यपालों को पहले ही कोर्ट ने किसी भी प्रस्ताव पर फैसला करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था और फिर राष्ट्रपति को भी 1 महीने में फैसला करने की बात कही। केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जुडिशियल ओवररीच बताया है। जुडिशियल ओवररीच शब्द कोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कोर्ट का सीमा पार कर कार्यपालिका और विधायिका में दखल देना होता है। राजेंद्र आर्लेकर ने कहा कि अगर कोर्ट संविधान में संशोधन करेगा तो संसद और विधानसभा की क्या भूमिका रहेगी। संविधान में गवर्नर के लिए विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा नहीं है। कोर्ट की तरफ से 3 महीने की सीमा तय करना संविधान संशोधन जैसा है। 2 जज संविधान का स्वरूप नहीं बदल सकते। न्यायपालिका खुद मामलों को सालों तक लंबित रखती है। ऐसे में राज्यपाल के पास भी अपने कारण हो सकते हैं। वहीं अपने राज्य में हालात पर बात करते हुए आर्लेकर ने आगे बताया कि केरल राजभवन में कोई भी बिल लंबित नहीं है। हालांकि कुछ बिल राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। आपको बता दें कि केरल सरकार ने भी राज्यपाल के पास लंबित बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। मामले में 13 मई को सुनवाई है। केरल सरकार ने सीजेआई संजीव खन्ना से अपना केस जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच को भेजने का आग्रह किया है। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने ही तमिलनाडु सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्यपाल RN रवि को कड़ी फटकार लगाई थी। ऐसे में आर्लेकर के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने साफ कहा है कि ये फैसला संविधान में दखल है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को टेंशन दे दी है, तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इस टेंशन को और बढ़ा दिया है। कर्नाटक में जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी की आबादी 70% है। अगर ये लागू होता है तो कुल आरक्षण 85% तक हो जाएगा। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह रिपोर्ट फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी थी। अगर ये लागू होता है तो SC/ST के 24% और EWS के 10% को मिलाकर कुल आरक्षण 85% तक पहुंच जाएगा। इस सिफारिश को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मुहिम से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्होंने जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया था। उनकी इस मुहिम ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग को बल दिया। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक की 70% आबादी ओबीसी है, जिनकी जनसंख्या 4.16 करोड़ है। SC और ST की जनसंख्या 1.9 करोड़ और 82.41 लाख है। आयोग का कहना है कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण से सरकारी सुविधाएं और नौकरियां सभी तक समान रूप से पहुंचेंगी। आयोग ने क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी सुझाव दिया, जिसमें ओबीसी और अन्य वर्गों में महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए अलग कोटा होगा। ये सर्वेक्षण 2015 में शुरू हुआ था और जयप्रकाश हेगड़े ने इसे पूरा किया। 17 अप्रैल को सरकार इस पर कैबिनेट बैठक करेगी। राहुल गांधी की मुहिम ने ओबीसी और दलित समुदाय में उम्मीद जगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण सीमा के चलते कानूनी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। कर्नाटक में बीजेपी परेशानियों से घिर गई है, तो बीजेपी की परेशानी महाराष्ट्र में भी बढ़ती दिखाई दे रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी के बीच अंदर खाने के मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और ये बैठक अब सुर्खियों में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और अब इस खबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हुई बैठक ने और हवा दे दी है। महायुति सरकार में फंड वितरण को लेकर अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चाएं तेज हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ इस बैठक में वित्त विभाग से संबंधित फाइलों की मंजूरी में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के मंत्रियों और विधायकों की विकास योजनाओं की फाइलें लंबे वक्त तक अटकी रहती हैं, जिससे जरूरी प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पास है और शिंदे और अजीत पवार के बीच पहले से ही तनातनी देखी जा रही है। ऐसे में शिंदे की अमित शाह से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। शिंदे ने बैठक में महायुति के सहयोगियों के बीच समानता और पारदर्शिता की बात दोहराई।
और कहा कि फंड वितरण और फाइल मंजूरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों की वेतन भुगतान में आई हालिया अड़चन का भी जिक्र किया। ये मामला तब सुलझा जब खुद शिंदे ने हस्तक्षेप किया और वित्त सचिव से बात की। इस बैठक को महाराष्ट्र की महायुति सरकार में फंड आवंटन को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र सत्ता के लिए बीजेपी ने गठबंधन बना लिया, सत्ता मिली लेकिन टकराव थमता नहीं दिख रहा है। तो तमिलनाडु में भी बीजेपी सत्ता के लिए नए गठबंधन बना रही है, लेकिन बीजेपी के गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। राज्य के लिए सीएम स्टालिन ने दावा किया है कि यह गठबंधन असफल होगा। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी और एआईएडीएमके के फिर से हुए गठबंधन की पोल खोलते हुए कहा कि ये गठबंधन सत्ता की भूख के कारण बना है और राज्य के अधिकारों की सुरक्षा जैसे आदर्शों के खिलाफ है, इसलिए ये असफल ही होगा। बता दें कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक और केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के बीच गठबंधन की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्टालिन ने कहा कि अन्ना द्रमुक नीट यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, हिंदी थोपने, 3 भाषा नीति और वक्फ अधिनियम का विरोध करने का दावा करती है और ये भी कहती है कि परिसीमन के दौरान तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये सभी बातें बीजेपी के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है? स्टालिन ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किसी के बारे में बात नहीं की तथा अन्ना द्रमुक नेतृत्व को कुछ बोलने तक नहीं दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता का इस्तेमाल केवल डीएमके सरकार और उनकी आलोचना करने के लिए किया। स्टालिन ने कहा कि जब शाह ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की बात करते हुए डीएमके भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी तो तमिलनाडु के लोग निश्चित रूप से हंसे होंगे, क्योंकि एआईएडीएमके नेता और पूर्व सीएम जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 2 बार अपना पद छोड़ना पड़ा तथा उन्हें बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक की संपत्ति के मामले में 4 साल की कैद की सजा सुनाई। यदि बीजेपी जयललिता की पार्टी से गठजोड़ करती है तो क्या वो भरोसे से भ्रष्टाचार के बारे में बोल सकती है? दक्षिण भारत में पैर जमाने की बीजेपी की कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। तो यूपी की योगी सरकार के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार को भी बुलडोजर एक्शन को लेकर अदालत की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ पूछा है कि आप बस्तियों में रहने वाले पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन रसूखदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार एक बार फिर घिर गई है। इस बार मामला सीधे अदालत में सुना जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के विकास नगर क्षेत्र में झुग्गियों पर शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दायर प्रार्थना पत्र पर शनिवार की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। इन बस्ती वालों के विशेष अंतरिम राहत के अनुरोध पर चीफ जस्टिस जी नरेंद्र एवं जस्टिस आशीष नैथानी की खंडपीठ ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस दौरान हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की धामी सरकार से सवाल किया कि रसूखदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और झुग्गी वालों को सुनवाई का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में कोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल तक अपनी स्थिति साफ करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने कोर्ट को बताया कि विकास नगर क्षेत्र में प्रशासन की ओर से 5 अप्रैल को 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए हैं। 20 लोगों को ये नोटिस दिए गए जो झुग्गी वाले हैं, जबकि एसडीएम की रिपोर्ट में 2 रसूखदारों के अतिक्रमण का जिक्र है जो नाले के पास निर्माण कर रहे हैं। खंडपीठ ने इस पर सख्त नाराजगी जताते हुए नोटिसों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड विवाद को लेकर के सांप्रदायिक आग जबरदस्त तरीके से फैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक विशेष समुदाय के लोग सड़कों के ऊपर उत्पात मचाते हुए घूम रहे हैं। नंगी तलवारें और हथियार लेकर के गालियां बकते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री को भी मारने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का जहां पर प्रदेश के अंदर 10 मिनट मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग झुंड बना करके प्रदर्शन करते हुए सरेआम घूम रहे हैं, जिनको कोई भी कुछ कह रहा है ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में क्या प्रशासन के सीसीटीवी कैमरे और बुलडोजर काम करना बंद कर देते हैं?
आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।